हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। इसके पहले भी वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। इसके साथ ही कक्षा 11वीं के सभी विषय के ब्लूप्रिंट भी चैनल पर उपलब्ध है। तो शुरू करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल के किस सिद्धांत पर आधारित है? सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल के एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल के एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मतदान होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो यही सामूहिक उत्तरदायित्व है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मतदान हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। और सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये मंत्रिमंडल के एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दल बदल क्या है? दल बदल क्या है? तो इसका उत्तर है किसी विधायक या किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। किसी विधायक या किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर इस तरह से बता रहे हैं कि आपको तुरंत ही इनको याद हो जाएंगे। इसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों की जो मुख्य योग्यता होती है वह है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी है आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ही कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव क्या है? स्थगन प्रस्ताव क्या है? तो इसका उत्तर है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके स्वीकृत होने पर लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सभा का सामान्य कार्य रोक दिया जाता है। स्थगन प्रस्ताव यदि आता है तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके स्वीकृत होने पर लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सभा का सामान्य कार्य रोक दिया जाता है। तो सभा का जो सामान्य कार्य हो रहा है वह रोक कर फिर स्थगन प्रस्ताव पर बहस होती है, क्योंकि यह कोई विशेष मुद्दा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तारांकित प्रश्न किससे संबंधित है? तारांकित प्रश्न किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा तारांकित प्रश्न वह होता है जिसका उत्तर सभा में मौखिक रूप से दिया जाता है और पहचान के लिए तारांक बना रहता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उस पर तारांक बना रहता है, इसीलिए इसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। और तारांकित प्रश्न जो है इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और उस पर प्रति प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो तारांकित प्रश्न वह होता है जिसका उत्तर सभा में मौखिक रूप से दिया जाता है और पहचान के लिए तारांक बना रहता है। अगला प्रश्न है, संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? तो इसका उत्तर है संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। मतलब इसमें केंद्रीय सत्ता होती है और बाकी जो सत्ता है वह अलग अलग इकाइयों में बटी रहती है। तो यही संघवाद होता है। तो संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपातकाल में संसद को कौन सी मुख्य शक्ति प्राप्त हो जाती है? आपातकाल में संसद को कौन सी मुख्य शक्ति प्राप्त हो जाती है? तो इसका उत्तर है आपातकाल में संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सशक्त हो जाती है। आपातकाल में संसद
राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सशक्त हो जाती है। मतलब यदि आपातकाल लागू हो जाता है तो संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और राज्य के लिए कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग कार्य करते हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग कार्य करते हैं। तो यही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है कि कार्यपालिका की अपनी अलग शक्ति और अपना अलग क्षेत्र होता है, विधायिका का भी अपना अलग क्षेत्र और कार्य होता है, जबकि न्यायपालिका भी अपने आप में स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है। यही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये लोकतंत्र के स्तंभ है, ये अलग अलग कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, समानता के 3 आयाम कौन से हैं? समानता के 3 आयाम कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, समानता के 3 आयाम है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। ये समानता के 3 आयाम है, राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम और आर्थिक आयाम। तो समानता के 3 आयाम है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। अगला प्रश्न है, जन्मजात नागरिकता किसे कहते हैं? जन्मजात नागरिकता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस देश का जन्मजात नागरिक माना जाता है। किसी देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस देश का जन्मजात नागरिक माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम 4 और 3 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 11वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।